देखिए भी, अरे ठीक है, पहला सिंपल पर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक चार्ज क्यू है, ध्यान दीजिए, एक चार्ज क्या क्यू है, प्लेस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ डायगोनल्स ऑफ द क्यूब, ठीक है, वो वहां पे रखा हुआ है जहां पर डायगोनल एक दूसरे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। कहां पे करते हैं, क्यूब के डायगोनल सेंटर पर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन साइड ऑफ द फेस, तो ध्यान रखना क्यूब आपका क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, और इसके सेंटर पर क्या रखा है, एक चार्ज क्यूब। आपको निकालना एक साइड एक फेस से कितना फ्लक्स होगा। पहले देखिए इस चार्ज की वजह से कुल फ्लक्स कितना होगा, इस पूरे क्यू के क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मुझे निकालना एक फेस से, तो सिंगल फेस से कितना होगा, तो भैया टोटल फ्लक्स का 1/6 पार्ट, ठीक है, तो 1/6 गुणे में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। आपका आंसर है क्यू 6 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है भैया। तो कौन सा ऑप्शन है भैया, ए वाला, ठीक है। अगले कह रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी जीरो बिकॉज ऑफ अर्थ इज अ, सुन लीजिए, अर्थ का जो पोटेंशियल है वो हमेशा जीरो लिया जाता है, ठीक है, तो इस किस लिए लिया जाता है अर्थ का पोटेंशियल जीरो, तो भैया देखिए कह रहा है ये इंसुलेटर है इसलिए, ये कंडक्टर है इसलिए, ये सेमी कंडक्टर है इसलिए, ये डाइलेक्ट्रिक है इसलिए, तो भैया डाइलेक्ट्रिक आपका यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। रीजन पता है क्या, ठीक है, अब इसका पोटेंशियल जीरो होने का मतलब है कि इसके पास जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है दोनों क्या होगी, बराबर होगी, सेम होगी, जिसकी वजह से कुल चार्ज की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, जीरो, तो इसलिए हमेशा इसका पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ द एमीटर इन गिवन सर्किट एज शोन इन द फिगर डायग्राम रीड्स 2 एम्पियर द रेजिस्टेंस आर इज, ध्यान दीजिए भैया, कह रहा है ये कितना करंट शो कर रहा है, 2 एम्पियर, क्या कर रहा है, 2 एम्पियर, तो बोल रहा है आर की वैल्यू क्या होगी। तो भैया आपको पता है दोनों किसमें है, सीरीज में है, किसमें है, सीरीज में। टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, 2 + R, ठीक है, और कुल ईएमएफ कितना है भैया बैटरी का, E, तो भैया आपको करंट पता है, करंट क्या होता है, ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, तो करंट कितना है, 2 एम्पियर शो कर रहा है, ईएमएफ कितना है 6 और 2 + R, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे 4 + 2R बराबर में क्या हुआ 6, तो 2R बराबर में क्या हुआ, ये हो जाएगा उधर 2, तो R की वैल्यू क्या आएगी, 1 ओम, क्या आएगी, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, कौन सा, ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्या करें, ध्यान दीजिए, चौथा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा था हीट प्रोड्यूस बाय 100 वॉट हीटर इज 2 मिनट इज इक्वल टू, देखिए भैया सुन लीजिए, पावर दे रखी है, क्या है, ध्यान दीजिएगा भैया, पावर इज द एनर्जी और हीट फॉर 1 सेकेंड, ये क्या है, हीट फॉर 1 सेकेंड, हीट फॉर 1 सेकेंड कितना है, हीट फॉर 1 सेकेंड कितना है भैया आपका 100 जूल पर सेकेंड, वाट को आप जूल पर सेकेंड लिखते हो। आपको कितने टाइम में निकालना है, 2 मिनट में, 1 सेकंड में इतनी हीट निकल रही है, 2 मिनट में कितनी निकलेगी, टोटल हीट निकालने के लिए क्या करोगे, टाइम इंटू में 1 सेकंड की हीट यानी पावर की मल्टीप्लाई, पावर इंटू वैसे भी आपको पता है कि हीट क्या होता है जूल पर सेकंड, यदि 1 सेकंड में 100 जूल हीट निकल रही है तो आपको 2 मिनट में निकाला, हाँ 120, 1 सेकंड में 100 जूल हीट निकल रही है, आपको 2 मिनट में निकालना, मल्टीप्लाई कर दो सीधा। अरे भाई ये जो वॉट होता है ना, वॉट वो होता है जूल पर सेकंड, उसकी वॉट की यहाँ पे आप जूल पर सेकंड भी यूज कर सकते हो, तो जूल पर सेकंड का मतलब होता है कि 1 सेकंड में इतनी एनर्जी निकल रही है, तो अपने को 2 मिनट में पूछ रखा है, 120 गुणे में 120 गुणे में आप सीधा कर दो भैया 100, तो आंसर आ गया भैया आपका 12 के जूल, 12 के जूल, सी ऑप्शन है इसका, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आता है आपका 5वां क्वेश्चन, कह रहा फाइनल इमेज फॉर्म बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विद द रिस्पेक्टिव टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, देखिए कह रहा फाइनल जो इमेज बनती है, ठीक है, कह रहा फाइनल इमेज फॉर्म बाय एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग जानते हो ना, जिसमें लेंस यूज होता है, 2 टाइप के टेलीस्कोप होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्टिंग और दूसरा होता है रिफ्रैक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग में मिरर लगे होते हैं और रिफ्रैक्टिंग में प्रिज्म लगे होते हैं, ठीक है, हम जो पढ़ेंगे या हमें जो डेरिवेशन करनी है वो इसी की करनी है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज, देखिए भैया सुन लीजिए, जो फाइनल इमेज होती है फॉर्म बाय एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट किस तरह की होती है,
रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इरेक्ट, ये तो गलत ही होगा, जो रियल होगा वो इरेक्ट तो होना ही चाहिए, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट और वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ये भी गलत होगा, ये दोनों ही गलत है, ठीक है। सुन लीजिए, अब देखिए मेरी बात सुन लीजिए भाई, मेरी बात सुन लीजिए, इसमें दो एडजस्टमेंट है भाई, प्लीज सुन लीजिए, इसमें दो एडजस्टमेंट होते हैं, एक होता है नियर बाय एडजस्टमेंट, एक होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। नियर बाय एडजस्टमेंट में आपकी जो फाइनल इमेज होती है वो वर्चुअल बनती है, क्या बनती है, याद है ना मैंने आपको बताया, राइट साइड में बनती है इमेज, आप वर्चुअल रेस को ड्रॉ करके बनाते हो, वर्चुअल रेस हमेशा क्या होती है। और एक बात ध्यान में, इसने बोला ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, देखिए आपका ऑब्जेक्ट कहां पे होना था, ये आपका ऑब्जेक्टिव था, ये था आपका ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ऊपर की तरफ होता था, इमेज कहां बनती थी हमेशा, नीचे। सुन लीजिए, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर हुआ करता था, इमेज हमेशा कहां बनती थी, नीचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो ऑप्शन गलत काट रखे हैं उनमें से क्या हो सकता है सही, देखिए ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट क्या होता था, रियल, ठीक है, लेकिन ये क्या होता था, इन्वर्टेड। फाइनल इमेज जो होती होगी थी आपकी, इसके रिस्पेक्ट में उल्टी बन रही थी लेकिन वर्चुअल बन रही थी, तो यानी इन्वर्टेड और वर्चुअल इसका सही ऑप्शन है। नहीं नहीं, मैंने बताया ना, मैंने आपके हिसाब से मैंने बोला, अभी मेरी बात भी तो सुनी होगी आपने, मैंने बोला था भैया कि देखो आपने जो भी ऑब्जेक्ट दिखते हो, सुन लीजिए, आप जो भी ऑब्जेक्ट दिखते हो वो क्या दिखते हो, ऊपर की तरफ टेलीस्कोप से, तो आपने लेंस बनाया, कौन सा लेंस, ये है ऑब्जेक्टिव, और इधर होता है आई पीस, इधर होता है आई पीस, ठीक है। जो कह रहा है कि फाइनल इमेज बनाता है, ये फाइनल इमेज जो बनती है, हाँ आई पीस आंख की तरफ होता है, हाँ ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है, लेकिन इसकी जो इमेज बन रही है वो इसके रिस्पेक्ट में इन्वर्टर बन रही है, क्या बन रही है, इन्वर्टेड, और कैसी बन रही है ये, ठीक है, ये रियल भी बन सकती है और वर्चुअल बन सकती है, इसलिए दिक्कत है, क्वेश्चन पूरा अधूरा नहीं पूछा इसमें, इसको एडजस्टमेंट बोल देना चाहिए था। किस टाइप का एडजस्टमेंट है, नियर बाय एडजस्टमेंट है, नॉर्मल है, अगर ये नियर बाय होता तो इमेज बनती इन्वर्टेड एंड वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और अगर ये नियर नॉर्मल एडजस्टमेंट होता तो होती है आपकी इन्वर्टेड एंड रियल, इन्वर्टेड एंड रियल, दोनों कंडीशन है, क्वेश्चन आपको अधूरा है। पूरी बात बोलना चाहिए ना, तू ये क्या पता, मुझे पता कि दो एडजस्टमेंट होते हैं इसके, ठीक। बड़ा कर देता है ना, हाँ क्या, हाँ हाँ लेंस हमेशा मैग्नीफाइड ही करता है। देखिए छठा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर अ गिवन सरफेस ऑफ मेटल कैन टेक प्लेस व्हेन द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी लेस देन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, द फिजिकल क्वांटिटी, देखिए क्या कह रहा है भैया, सुन लीजिए, कह रहा है कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कब होता है, जब एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि मुझे पता नहीं है वो क्या होनी चाहिए भैया, लेस देन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, नहीं समझे। अच्छा आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कब होता है, जब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, वो थ्रेशोल्ड, यानी यहां पर जो आपका वो एक्स चीज है ना, वो एक्चुअल में क्या है, थ्रेशोल्ड है। इंसिडेंट एनर्जी या अभी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी तो क्या होगा, एमिशन होगा, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा है भैया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या है, या वर्क फंक्शन भी लिख सकते हो, वर्क फंक्शन लिया हुआ, ये ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। अगर किसी भी मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से ज्यादा आप उसको एनर्जी दे देते हो तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन वहां पे क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन यहां पर दो दे रखे हैं तो ज्यादा एक्यूरेट लगाना होता है, वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। सातवां कह रहा है, ध्यान दीजिए भैया, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज, कितनी देर में चेंज हुआ, डेल्टा फाई कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁻2 वेबर, वेबर फ्लक्स की यूनिट होती है। व्हेन द करंट चेंज थ्रू, डेल्टा आई कितना दे रखा है भैया, 0.01 एम्पियर, ठीक है। कह रहा है द सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल, कॉइल का सेल्फ इंडक्शन का होगा, कहां यूज करेंगे इसको, तो भैया आपको याद होगा, ठीक है, कि मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला था, ईएमएफ इक्वल्स टू में, चलो ये देखो, सुन लीजिए भैया,
ये होगा आपका एल डी आई अपॉन में डी टी, ये था ईएमएफ, क्योंकि ये फ्लक्स हुआ करता था। अच्छा, इसको क्या लिखता हूँ, डी फाई अपॉन में डी टी ईएमएफ को, और एक इसके बराबर एल डी आई अपॉन में, ये क्या है भैया, फ्लक्स चेंज। dt से dt क्या करो, कैंसिल कर दो, ठीक है। ये फाई डेल्टा फाई कितना रखा है, 2 इंटू 10 पावर माइनस, एल अपने को निकालना, डी आई कितना रखा है 0.01, सॉल्व करो तो एल क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, और इसको भी मैं लिखता हूँ 10 पावर माइनस 2, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ रहा है 2 हेनरी, कितना आ रहा है, सी ऑप्शन, ठीक है भैया। देखिए सुन लीजिए, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, ईएमएफ क्या होता है, ये होता है। अच्छा, ईएमएफ की जगह पे मैं लिख सकता हूं डी फाई अपॉन में dt, ठीक है। आपको पता है एल कांस्टेंट होता है, एल की वैल्यू तो निकालनी है अपने को, ये dt से dt क्या हुआ, कैंसिल, इधर क्या बचा, चेंज इन फ्लक्स, इधर क्या बचा एल, और इधर चेंज इन करंट। माइनस नहीं लगाना, उधर भी माइनस, दोनों साइड में माइनस लगाना पड़ेगा, समझ मत लगाओ, समझा, मत यूज करिए न्यूमेरिकल में, यूज इंडक्टेंस जो निकालना मुझे, सेल्फ इंडक्टेंस, परसों जो पढ़ा रहा था, कल नहीं परसों, अब कल कैपेसिटर पढ़ा रहा था, परसों वही पढ़ा था मैंने। ओए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, भाई प्लीज बोलिए मत, कह रहा है इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ एम आर्मेचर, आर्मेचर ना जो गोल गोल घूमता है, ठीक है, ऑफ डायनेमो, जनरेटर के अंदर होता है, जनरेटर के अंदर सुन, जनरेटर के अंदर जो पंखा घूमता है ना अंदर, वो वाला पंखा नहीं जो ठंडक देता है अंदर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसके अंदर हाँ कॉइल जो होती है उसे आर्मेचर कहते हैं, सुन लीजिए। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, देखिए भी आर्मेचर जो है उसकी स्पीड को, एंगुलर स्पीड को क्या कर दिया, डबल कर दिया, क्या कर दिया, तो भैया बोल रहा है कि ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा, तो याद होगा आपको ईएमएफ क्या था, मैंने बनाया था नवाब, नवाब, ठीक है, याद है, साइन थीटा भी लगता है लेकिन साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, बता रहा हूं, ये है नंबर ऑफ टर्न, ये है एंगुलर स्पीड, ये है एरिया ऑफ आर्मेचर कॉइल, और ये है मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई हो रखी है आर्मेचर कॉइल के चारों ओर, ठीक है। तो जब आप देख रहे हो ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ओमेगा के, क्या है, इसकी पावर भी एक है, इसकी पावर भी एक है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप ओमेगा को डबल करोगे तो ईएमएफ भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। अगर इसकी पावर 2 होती तो जब आप ओमेगा को डबल करते तो ईएमएफ क्या होता, 4 गुना बढ़ जाता, ठीक है, लेकिन दोनों की पावर एक है तो इसलिए क्या होगा, समझ गया, बढ़ेगा मतलब, तो कौन सा है भैया, डबल, बी ऑप्शन, क्योंकि दोनों की पावर एक है। आगे देखिए भैया, कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस, कितना है भैया, 100 वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखवाई थी, क्या थी भैया, लैम्डा इक्वल्स टू में 12.26 डिवाइड बाय, ये इलेक्ट्रॉन के लिए ही है डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो अपने को पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कितना, 100 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, तो 100 वोल्ट 12.26 एंगस्ट्रॉम होता था, किसमें होता था, और अपॉन में क्या हो जाएगा 10, 10 क्योंकि 100 का अंडर रूट 10 होता है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या 1.226 और एंगस्ट्रॉम, क्या होगा, कौन सा है भैया, कोई सा भी नहीं है, ये होना चाहिए शायद, अब तो वही तो आएगा 1.2 0. ये आना चाहिए ए ऑप्शन, शायद यहाँ पे थोड़ी मैंने वैल्यू यही होगी, देखियो नहीं है ना, ये ऑप्शन ही है, यहाँ पर मेरे ख्याल से ये नैनोमीटर में होगा, फिर तो एंगस्ट्रॉम में नहीं होगा, ये नैनोमीटर में होगा फिर, ठीक है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है, सुन ले आप, ये देख ले, ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन है, भाई बोलिए मत बोलिए, रुक तो जा मेरे भाई, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में मैंने छोड़ दिया, तो मुझे पता है इसके बीच ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पॉजिटिव की तरफ भागेगा, कितनी वेलोसिटी से, v से, इसका मास क्या है m, तो इसके पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर, क्या होगी, और वो एनर्जी किसकी वजह से आई, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, इसके ऊपर फोर्स लगा, मतलब एनर्जी आई, तो उस देखिए इलेक्ट्रॉन जब पोटेंशियल डिफरेंस में रखता है तो उसके पास एनर्जी क्या होती है, ev, क्या होती है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी की वैल्यू 2ev
अपॉन में क्या हुआ m अंडर रूट में, ये क्या हुआ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, कितनी क्या हुई इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा इक्वल्स टू h, अपॉन में क्या होता है mv, क्या होता है mv। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया h, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है ये रहा आपका अंडर रूट 2 ev अपॉन में m। इसको आगे सॉल्व किया तो ये हो जाएगा h, m अंदर जाएगा तो क्या होगा 2ev m स्क्वायर अपॉन में क्या हुआ m से m क्या हुआ कैंसिल हो गया एक। तो इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा आपका h अपॉन में अंडर रूट 2e m और v को अलग अंडर रूट लेंगे क्योंकि अलग है। अब देखिए पूरी टर्म क्या है कांस्टेंट है, ये क्या है पूरी टर्म कांस्टेंट है। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 12.26 नैनोमीटर, क्या आएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा डी, जब इलेक्ट्रॉन v पोटेंशियल के अंदर एक्सेलरेट करता है तो वो जब चलेगा, कोई भी डी ब्रोगली ने बोला था कि कोई भी पार्टिकल चलता है तो अपने चारों ओर एक वेव क्रिएट करता है, ठीक है, उसको मैटर वेव कहता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो मैटर वेव होती है वो 12.26 अंडर में v नैनोमीटर के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए, आपका ए ऑप्शन क्या होगा सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिए भैया, कह रहा है भैया इन फिगर वी नॉट इज द स्टॉपिंग बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन व्हेन नो बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द जंक्शन। कह रहा भैया वी नॉट है ना वो क्या है पोटेंशियल बैरियर है, क्या है ये। और पोटेंशियल बैरियर का काम क्या होता है डिफ्यूजन को रोकना, ठीक है, डिफ्यूजन को या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट को रोकना, ठीक है। अभी क्या कह रहा है वी नोट, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे 3 लाइन खींची गई है, ठीक है। कह रहा है 1 and 3 बोथ कॉरस्पॉन्ड द फॉरवर्ड बायस ऑफ जंक्शन 1 and 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है इन द फिगर वी नॉट इज द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस द पीएन जंक्शन व्हेन नो बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द जंक्शन, ठीक है। देखिए हाँ इसका भी होगा, रीजन पता क्या है सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। ये सेकंड जो है देखिए भाई प्लीज, पोटेंशियल बैरियर बढ़ता कब है जब क्या कहता है भैया पोटेंशियल बैरियर बढ़ता जब है जब आप रिवर्स बाइसिंग करते हो, क्या करते हो। और पोटेंशियल बैरियर घटता कब है जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग करते हो। तो एक तो क्या है अनबाइस्ड बैटरी, दो जो है उस वक्त कोई बाइसिंग नहीं की थी। जब आप रिवर्स बाइसिंग करोगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया, इसका मतलब डिफ्यूजन को और रोकने के लिए रेजिस्टेंस आ गया, यानी ये क्या होगा रिवर्स बाइसिंग को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और जो 3 है वो क्या है भैया फॉरवर्ड बाइसिंग को, देखिए भैया 3 कॉरेस्पॉन्ड टू फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ द जंक्शन एंड कॉरेस्पॉन्ड टू द रिवर्स बाइस ऑफ द जंक्शन, क्या है 2 होना चाहिए यहाँ पे, 2 कॉरेस्पॉन्ड द रिवर्स बाइस ऑफ द जंक्शन। देखिए बी ऑप्शन ठीक है क्या, ये 1 है क्या, 1 क्या कह रहा है हाँ ठीक है। तो 3 कॉरेस्पॉन्ड जो तीसरा है ना उसमें पोटेंशियल कम हो गया, बैरियर पोटेंशियल कम हो गया, इसका मतलब वो किसका कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है भैया फॉरवर्ड बाइसिंग को, ठीक। वो एक मिनट में नहीं उसी के साथ लिखा हुआ 1 मार्क्स ये लिखा हुआ है, और 1 कॉरेस्पॉन्ड जो 1 है ना उसमें पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया। मार्क नहीं लिखा हुआ, मार्क इसका ये लिखा हुआ इसके साथ में, ऊपर वाले का मार्क्स है वो नीचे वाले का। अब एक ही क्वेश्चन है मेरे भाई, ये बी ऑप्शन देखिए ठीक है। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं इसको, अब वो लिख दिया उसकी गलती है। अब देखिए कह रहा है भैया वी नॉट जो है वो बैरियर पोटेंशियल को इंडिकेट कर रहा है, वो एक्चुअल में ये है, इसने गलत बना रखा डायग्राम, ठीक है। मेरी बात तो सुन ले, इसमें ये बोलता है ना जब मैंने आपको ग्राफ बनवाया था, जब आपको मैंने कहा था कि ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्या करते हो फॉरवर्ड बाइसिंग करते हो, देखिए जब बाइसिंग नहीं होती तो पोटेंशियल ये होता है वी नॉट का, लेकिन जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग कर देते हो तो ये पोटेंशियल क्या होता है कम हो जाता है, ठीक है ऐसे। और जब आप रिवर्स बाइसिंग करते हो तो पोटेंशियल क्या होता है बढ़ जाता है ऐसा। तो ये रिवर्स बाइसिंग में बैरियर पोटेंशियल और ये क्या है फॉरवर्ड बाइसिंग में बैरियर पोटेंशियल। ये क्या बैटरी का, अबे ये मतलब बगैर बाइसिंग का जो पोटेंशियल होता है, जब आपने बाइसिंग नहीं कर रखी होती तब भी तो नॉर्मल है जब बगैर बाइसिंग के। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो डायग्राम भी गलत है, इसका वी नॉट क्या है बगैर बाइसिंग का पोटेंशियल है 2, ठीक है। अब एक ऊपर हो गया, इसका मतलब आपने कौन सा बाइसिंग किया, तो ये रिवर्स बाइसिंग है,
अब एक, हाँ वही मैंने बोल दिया, ठीक है। और 3 क्या है, पोटेंशियल कम हो गया बैरियर, तो क्या होगा फॉरवर्ड पोटेंशियल। देखिए सुन लीजिए ग्राफ, ध्यान रखना मैंने बनवा रखा है आपको। पहला रिवर्स बाइसिंग, पोटेंशियल बढ़ गया, बैरियर पोटेंशियल, और ये क्या है, समझ गया, ठीक है, समझ गया भाई। देखिए ओए 11वां कह रहा है भाई, प्लीज बोली नहीं। द सर्किट हैज टू अपोजिट कनेक्टेड आइडियल डायोड। आइडियल डायोड समझते भैया, मतलब जिसके अंदर डायोड के अलावा कोई और प्रॉपर्टी ना हो। पैरेलल, व्हाट इज द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, सुन लीजिए भैया। यहां पर अपने 2 डायोड लगे हुए हैं भाई, साढ़े तू अगर अब हुआ ना आगे आ जाओ, मतलब तो अभी आ गया यहाँ पे बैठ, कहीं बैठ, देखिए भैया अब कह रहे हैं यहां पर देखिए आपकी बैटरी लगी हुई है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी है भाई, ध्यान दीजिए। अभी अगर मैं इस डायोड को देखूंगा तो इसका पॉजिटिव क्या है, इससे कनेक्टेड है, इसका जो नेगेटिव है वो किससे कनेक्टेड है, यानी किसमें, फोर्ड बाइसिंग में, किसमें है, इसका कोई रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसी को उस वक्त देखें तो इसका पॉजिटिव जो है किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, और ये किससे कनेक्टेड है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट, क्या होगा, मैं कौन है भाई यार, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, समझ गया। जब जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस, एक मिनट भाई, क्या कह रहा है, ये जो बैटरी आपको सबसे पहले इसके पॉजिटिव से कौन कनेक्टेड है, अगर D1 की बात करें तो D1 ये P साइड है इसकी, D1 की N साइड है, तो इसका जो नेगेटिव है वो इस बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, और इसका जो पॉजिटिव है वो किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव से, यानी किसमें है, फोर्ड बाइसिंग में, किसमें है। उसी वक्त देखिए तो इसके नेगेटिव से D2 का पॉजिटिव कनेक्टेड है, ये कौन कनेक्टेड है, और इसका जो D2 का नेगेटिव है वो किससे कनेक्टेड है, इसके पॉजिटिव से, यानी ये किसमें चला गया, रिवर्स बाइसिंग, किसमें चला गया, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा, और इसका रेजिस्टेंस होगा 0, क्या होगा। फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, रिवर्स बाइसिंग में डायोड का इनफाइनाइट, रिवर्स बाइसिंग में इनफाइनाइट डायोड का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आता है। अब इसका मतलब इस ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या हो चुका है, इनफाइनाइट, क्या हो चुका है, क्योंकि ये तो जो भी है उसके साथ इंफिनिटी आपको जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, तो इस पूरे ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट, क्या हो गया, इनफाइनाइट। और ये ध्यान रखना, इनफाइनाइट ब्रांच से कभी भी करंट फ्लो नहीं करता, करंट हमेशा क्या होता है, उसी ब्रांच से करंट फ्लो करता है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, फाइनाइट हो, क्या हो। तो अपने पास अब यही ब्रांच बची है, तो इस ब्रांच में कुल कितना रेजिस्टेंस है, तो इसका तो 0 है, इसका 3 है, तो इस ब्रांच का कुल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3 ओम, क्या हो गया, और बैटरी की और एक क्या लगा यहाँ पर 4, तो कुल रेजिस्टेंस देखिए। अगर अब मैं इस डायग्राम को रिकरेक्ट करके बनाऊं, दोबारा से बनाऊं इस डायग्राम को, तो डायग्राम ऐसे बनेगा, ये डायग्राम ऐसे बनेगा, इस डायग्राम को अगर मैं दोबारा बनाता हूं तो भैया ऊपर वाली पूरी ब्रांच को आप काट दो, इसको कंसीडर ही नहीं करना, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है। इसका जो नया डायग्राम बनेगा वो होगा आपका D1 डायोड, 3 ओम का रेजिस्टेंस, नीचे 4 ओम का रेजिस्टेंस, और साथ में बैटरी है कितने पोटेंशियल की, 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की। भाई देखिए अब ये बनेगा फाइनल डायग्राम, इसका रेजिस्टेंस क्या है भैया, 0 है, इसका रेजिस्टेंस, क्यों, क्योंकि भैया 4 बाइसिंग है। अब देखिए इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना होगा, 4 और 3 और 0, ये तीनों सीरीज में, तो कुल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इस ब्रांच का, 8 इक्वल्स में 7 ओम, क्या होगा, और पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट, तो करंट कितना आएगा, पोटेंशियल अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल कितना है 12 अपॉन में 7, और 12 अपॉन में 7 कितना आएगा, कौन सा है 1 पॉइंट, ये वाला सी ऑप्शन है, 1.71 एम्पियर, आंसर आ गया, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, जिसमें रिवर्स बाइस, जौन सी ब्रांच में भी आपको डायोड रिवर्स बाइसिंग में दिख जाए वो ब्रांच लेनी नहीं आपको, हटा दो उससे सर्किट से। तो इसलिए इसमें रिवर्स बाइसिंग में था, इसलिए इस पूरी ब्रांच को मैंने कहा कि काट दिया, ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है।
हाँ बताया तो था, जब पॉजिटिव को पी से नेगेटिव को एन से। बोलिए। अरे तो बाइसिंग कुछ फॉरवर्ड और रिवर्स कुछ बाइसिंग नहीं, बाइस क्या होता है ये बताओ। बाइसिंग होता है, अब वही है, कनेक्शन ऑफ डायोड विद बैटरी इज नोन एज बाइसिंग। अब फॉरवर्ड और रिवर्स उसका टॉपिक है, मतलब नहीं पता। अरे नहीं बस भाई बस। बारहवां क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट परफॉर्म्स, अब चुप हो जा। A student performs an experiment of photoelectric effect using the two material A and B. A plot of stopping potential V versus frequency is shown in the figure. ये stopping potential, ये stopping potential और frequency के बीच का ग्राफ है, ठीक है। तो कह रहा है the value of H obtained from the experiment of both A and B is respectively. तो कह रहा है भैया कि इन दोनों से जो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी उसके बारे में बताइए। प्लैंक कांस्टेंट की क्या वैल्यू आएगी? तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको थोड़ा भी याद हुआ, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। स्लोप जो होता है, मैंने एक इक्वेशन लिखवाई थी, जो आप एनर्जी देते हो, आपके द्वारा दी गई एनर्जी जो होती है, गिवन एनर्जी या फोटोन की एनर्जी लिख दो, टोटल एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू। उसको दो तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। पहला, एक निकलने में एच नॉट, जिसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं, और दूसरा एक काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। काइनेटिक की वैल्यू क्या होती है? ईवी। याद होगा आपको, तो ईवी नॉट क्या होगा, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए भैया, आपको एच न्यू को इधर ले आइए, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर में क्या हुआ? ईवी नॉट, याद है। तो यहां पर क्या होगा? वी नॉट की वैल्यू क्या होगी? एच न्यू अपॉन में ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन में ई, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, ठीक है। और अगर मैं देखूं तो एच अपॉन में इसका, इसको लिख दो फाई नॉट। क्या लिख दो? ये फाई नॉट होता है, याद नहीं आता वर्क फंक्शन? एच अपॉन में ई इंटू में न्यू, ठीक है। ये एच अपॉन में ई को अलग लिख दीजिए, इंटू में न्यू, और उसके बाद लिख दीजिए इसको माइनस फाई नॉट अपॉन में ई। ये होता था, अगर मैं इसको याद दिलाऊं आपको, तो एक इक्वेशन थी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y की जगह पर यहां पर क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अगर मैं देखूं तो y की जगह पे यहां पर क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। c क्या है? y इंटरसेप्ट क्या था? वो क्या होता है? c की जगह पर क्या है यहां पर? फाई नॉट अपॉन में ई, ठीक है। और सुन लीजिए, x की जगह पर क्या है यहां पर? फ्रीक्वेंसी। x की जगह पर क्या है यहां पर? कौन सी फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन की। और h अपॉन में ई क्या है भैया? m। m क्या होता था? स्लोप, h अपॉन में, ठीक है। अभी अपने को क्या निकालना है? प्लैंक कांस्टेंट। क्या निकालना है? प्लैंक कांस्टेंट। तो कह रहा है भैया बताइए कि a और b के लिए क्या वैल्यू आएगी। तो ध्यान दीजिए भैया, आपको बता दूं, यहां पर जो m है वो क्या है? h अपॉन में e के बराबर है। क्या है? और m क्या होता है? स्लोप। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। क्या होता है? h अपॉन में e, ठीक है। अगर आपको h की वैल्यू निकालनी है, भाई प्लीज बोलिए मत, h की वैल्यू निकालनी है तो tan थीटा इंटू में क्या करोगे? e लिखोगे। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में इंटू में e। अब इस ग्राफ को देखिए, a के लिए कर रहा हूं, फॉर a, h फॉर a के लिए अगर आप h निकाल रहे हो तो ध्यान दीजिए भैया, h फॉर a क्या हो जाएगा आपका? a के लिए देखिए परपेंडिकुलर क्या है भैया आपका? 2, और 2 है, और बेस क्या है भैया? ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, ये रहा। तो यहां पे लिखोगे परपेंडिकुलर क्या है भैया? 2, और बेस क्या है? यहां से ये जाएगा 5 गुणे में 10 की पावर 14, और गुणे में ई की वैल्यू भी मल्टीप्लाई करनी है, यानी 1.6 इंटू 10 पावर -19। कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉल्व कीजिए, आपका प्लैंक कांस्टेंट फॉर ए आ जाएगा, ठीक है। और फॉर बी निकालना आपको, तो एच बी निकालना, तो एच बी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इंटू में ई। अब बी का परपेंडिकुलर क्या है भैया? वो भी तो है। और बेस क्या है भैया? इसका भी क्या है? 5 गुणे 10 की पावर
14। तो यार ऑप्शन दोनों बराबर आ रहे हैं, कैसे हो जाएगा ये? अब एच निकालना ना, प्लैंक कांस्टेंट निकालना है। ये तो कह रहा है ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एच, किसकी वैल्यू निकालनी है? एच की। इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा है, ये क्वेश्चन डालना एक बार जरा, एक बार ये क्वेश्चन डालना है, देखियो। हाँ जल्दी देखो, जल्दी देखो ना। स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है, tan क्या होता है? h अपॉन में e होता है। ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, और ये क्या होगा? h अपॉन में e। तो h की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर बेस इनटू में क्या होगा? e। अब जो भी ट्रायंगल बन रहा है उसका परपेंडिकुलर ना बेस लेना, समझ गया? इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। अब देखिए असर्शन रीजनिंग, ठीक है? बकवास मत कर, चुप हो जा। असर्शन क्या कह रहा है? कह रहा है इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। समझ गया? सुन लो, जब आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रखोगे, सुन लीजिए, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, यहां पर क्या होगी? कम होगी। अब इसके अंदर आप डाइपोल रख दो, डाइपोल, तो इधर मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है, इधर क्या? प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्या? माइनस क्यू चार्ज है। सुन लीजिए, तो भैया आपको पता है इधर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इधर माइनस रहता है, इधर प्लस रहता है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर की तरफ फोर्स लगेगा। स्टार्टिंग में क्या करेगा? घूमेगा। स्टार्टिंग में क्या करेगा? क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा? ये घूम जाएगा। लेकिन जैसे ही इधर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, सुन लीजिए, जैसे ही इधर हुआ तो प्लस क्यू चार्ज इधर आ गया, माइनस क्यू चार्ज इधर आ गया। अब माइनस क्यू चार्ज पे देखिए कम इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इसमें कम फोर्स लगेगा, और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसमें क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। जब इधर की साइड ज्यादा फोर्स लगे, क्या करेगा डाइपोल? उधर की तरफ क्या करेगा? भाग जाएगा। समझे? पहले अब मान लीजिए, चले मैं एग्जांपल देता हूं, मैं, सुन लीजिए, ट्रांसलेट मतलब सीधा मोशन, ऐसा सीधा जो लीनियर मोशन होती है। ये फट्टा है, इधर एक फोर्स लग रहा है F1 2 न्यूटन का, क्या लग रहा है? और इधर एक फोर्स लग रहा है F2 4 न्यूटन का। क्या? चलो ऐसे ऐसे बना दो, F2 लग रहा है यार 4 न्यूटन, मान लीजिए, क्या लग रहा है? 4 न्यूटन। और F1 क्या लग रहा है? 2 न्यूटन का। सुन लीजिए, तो स्टार्टिंग में जब फोर्स लगेगा ना, तो ये आर्म घूमेगा, क्या करेगा? और कब तक घूमेगा? जब तक ये ऐसे ना हो जाए। अब इधर की तरफ फोर्स क्या लगेगा? 4 न्यूटन, इधर क्या लगेगा? 2 न्यूटन। तो ये फोर्स ज्यादा कहां है? इधर। और इधर फोर्स क्या है? कम है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के दोनों एंड पर अलग अलग फोर्स लगता है। जब वो पहले परपेंडिकुलर रखा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो घूमता है, लेकिन जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आता है, वैसे एक एंड पर ज्यादा फोर्स लगने की वजह से और दूसरे एंड पर कम फोर्स लगने की वजह से क्या होता है? वो सीधा भाग जाता है। मतलब पहला ऑप्शन क्या है? ठीक है। असर्शन क्या है? ठीक है, देखो सही होगा असर्शन, सही है, असर्शन ठीक है। मतलब अगर सुन लीजिए, यही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता तो ये केवल घूमता, तब ये चलता नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि जब ये घूमता तो इधर 4 न्यूटन फोर्स इधर, 4 न्यूटन फोर्स इधर, तो 4 न्यूटन फोर्स इधर लगता और 4 न्यूटन फोर्स ऐसे लगता। तो अब यहाँ पर क्या है? दोनों एंड पर बराबर फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स क्या लग रहा है? 0। तो ये नहीं चलता, ये केवल तब घूमता। लेकिन अनबैलेंस फोर्स की वजह से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों एंड पर अनबैलेंस फोर्स लगेंगे, ठीक है? पहले ये घूमेगा, उसके बाद जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हुआ, वैसे क्या करेगा? ज्यादा फोर्स की तरफ क्या करेगा? भाग जाएगा। समझिए? तो पहला ऑप्शन इसका क्या है? ठीक है। असर्शन क्या है भैया? ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? रीजन इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एक्सपीरियंस फोर्स एज वेल एज टॉर्क। जब परपेंडिकुलर होगा तो वो टॉर्क लगेगा, और जैसे पैरेलल